नमस्कार, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। इससे पहले मैंने बात किया था कि किस तरह से श्रीलंका में जो सत्ता की साझेदारी संपन्न हुई और भारत के बारे में मैंने पहले वीडियो में समझा दिया था। आज हम बात करने वाले हैं एक पैसिफिक प्लेस के बारे में जो कि है बेल्जियम। और बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी कैसे हुई इसके बारे में आज हम डिटेल करने वाले हैं। चलिए इस मैप को समझते हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हैं बेल्जियम का मैप है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीदरलैंड जिसकी भाषा डच है, जर्मनी जिसकी भाषा जर्मन है और फ्रांस जिसकी भाषा फ्रांच है। ये तीन देश जो हैं इस बेल्जियम से सीमा साझा कर रहे हैं, यानी बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। तो जब नीदरलैंड देखते हैं तो वेस्ट फ्लैंडर्स, ईस्ट फ्लैंडर्स और कुछ एंटवर्प का इलाका जो है वो नीदरलैंड के हिस्से में जा रहा है। जर्मनी में अगर आप देखेंगे तो लिम्बर्ग, लीग, और वहीं अगर आप देखेंगे फ्रांस में तो हैनाउट और नेमूर करके एक राज्य है जो बेल्जियम का राज्य है। ये क्या करता है, इससे सीमा साझा करता है। तो आप इसको देख के सोचिए कि यहाँ के लोग यहाँ भी आते होंगे काम करने के लिए और यहाँ के लोग यहाँ पे भी आते होंगे काम करने के लिए, क्योंकि भाई एक यूरोपियन यूनियन के हिस्से के रूप में आप इसको देख सकते हो भाई। और इनकी करेंसी का नाम है फ्रैंक, बेल्जियम फ्रैंक। देखिए जब आवाजाही होगा यानी यहाँ के लोग यहाँ जाएंगे और यहाँ के लोग यहाँ आएंगे, एस सेम टू सेम हर जगह जो 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 राज्य से सीमा साझा कर रहा है, तो वहाँ की कहीं ना कहीं भाषा को भी सीखेंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए ये लोग अगर अपनी ही भाषा को प्रधानता देंगे तो कहीं काम करने जाएंगे तो वहाँ के लोग तो अलग भाषा बोल रहे होंगे, तो वो अगर नहीं सीखेंगे तो फिर दिक्कत इनको उत्पन्न होगी कि भाई एक पैसा नहीं कमा पाएंगे, यानी इनकी आजीविका नहीं चल पाएगी, तो इनको अलग अलग भाषाएं सीखनी पड़ेंगी। तो यहाँ तक अगर आपको क्लियर होगा मैप से। अब देखिए होता क्या है कि दो मेन केंद्रीय राज्य हैं, जैसे फ्लेमिश है और वैलन है। इसमें इनकी राजधानी है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में ही मेन इनका काम होता है, क्योंकि कोई भी देश की राजधानी में उसके मेन संसद होते हैं और वहां का न्यायालय होता है। ये सब आप नक्शे में देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर जब इस बात को आप समझ लिए कि हाँ ये कर क्या रहे हैं, कि मतलब यहाँ के लोगों ने जो भाषा, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कल्चरल में क्या होगा, इनकी भाषा बड़ी अलग होगी। मतलब ये अपने भाषा को न बोलकर दूसरे दूसरे देश की भाषा को अधिक बोलना चाहेंगे, क्योंकि भाई एक छोटा सा देश है और ये सबसे अमीर देश में से आता है, जिसके पैसे अधिक है, सोच बड़ी है, वो विकास तो कर ही सकता है आने वाले समय में। तो यहाँ पर उनको पता था कि हम आगे चल के अगर हम देश में एकता स्थापित कर दे, यानी अगर हम कह दें कि सबको जो भी भाषा हमारे देश में बोली जा रही है, चाहे वो डच हो, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो जर्मन है, अगर हम सबको एकता स्थापित करके दे दें, तब क्या होगा कि हम ये देख पाएंगे कि हमारा देश और भी तरक्की करेगा। जैसे हमारे देश की समस्या अगर देख लो तो हमारे देश में जो नेता लोग क्या करते हैं कि विविधता को और बढ़ाते हैं, डाइवर्सिटी को और बढ़ाते हैं, जातिगत मामलों को और बढ़ाते हैं, वो कभी एकता स्थापित नहीं करते हैं। वहीं अगर कहा जाए यहाँ पर बेल्जियम की जो समस्या देख रहे हैं, इनको आगे चल के जो वहाँ के देश के लोग हैं वो एक करने की कोशिश कर रहे हैं। कहा जाए 1960 से लेकर 1970 के दशक में होता क्या है, यहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। किताब में 50-60 भी दिया होगा तो उस पर मत जाइएगा मैटर, क्योंकि 1960-70 के बीच में क्या होता है, लड़ाई चालू हो जाती है इनके बीच में कि देखिए भैया हम फ्रेंच बोलते हैं, हमें भागीदारी नहीं मिला, हमें जर्मन बोलते हैं, हमें भागीदारी नहीं मिला सरकार में। तो अब होता क्या है कि आगे चलकर सरकार को भी क्या करना पड़ता है, 4 बार संशोधन करना पड़ता है संविधान को लेकर। 4 बार संविधान संशोधन करते हैं ताकि जो लोग यहाँ बोल रहे हैं भाषाएं उनको भी अवसर मिल पाए, शिक्षा में, रोजगार में, या लोगों की जो समस्या उत्पन्न हो रही है उसमें, है ना। ताकि इससे क्या होगा कि जो लोग पिछड़े हैं, मतलब नहीं बोल पाते हैं, हो सकता है कि वो गरीब हैं, वो नहीं पढ़ पाए हैं। ऐसे वैसे तो भाई बेल्जियम की बात हो रही है, वहाँ के लोग सब लोग पढ़ चुका है प्रेजेंट टाइम में, और उस टाइम में पढ़ा लिखा था, ऐसी बात हो रही। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दिक्कत क्या है कि 1960 और 70 के दशक में जो यहाँ पर भाषा थी, तीन भाषाएं थी, डच, जर्मन और फ्रेंच का प्रभाव आपको दिख ही रहा था, और यहाँ के लोग वो भाषा भी बोल रहे थे। खासकर जो इनका मेन जो एरिया था, यहाँ पर भी कहा क्या था कि अलग अलग भाषाएं बोली जा रही थी। तो अब होता क्या है कि जब देश में एकता स्थापित करनी होती है तो सरकार ने कहती है कि भैया जो तुमको चाहिए वो हम तुमको दे रहे हैं, चलो हम संशोधन करते हैं 4 बार, जो तुम जितना डिमांड करोगे उतनी बार करेंगे संशोधन, यानी तुमको समस्या नहीं होनी चाहिए। जो देश में बेल्जियम में नागरिक रह रहे हैं उनको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो वहां पर होता क्या है कि 4 बार संविधान में संशोधन किया जाता है, कि जनता के लिए किया जाता है कि भैया मतलब आपको अगर कोई समस्या है तो आप बताइए, हम आप संशोधन कर दे रहे हैं। तो यही क्या था कि वहां पर बेसिक आधार चल रहा था। वहीं अगर देखा जाए 1970 से लेकर 1990 के कंटेक्स्ट में यहाँ पर क्या होता है कि कुछ मंत्रालयों की स्थापना कर देते हैं। जैसे अगर मंत्रालय की बात करें, कुछ ऐसे मंत्रालय होते हैं जिसकी स्थापना हो जाती है। जैसे अगर बात करें तो पहला यहाँ पर तो केंद्र मंत्रालय, केंद्र सरकार था, जहाँ पर तीनों भाषाओं को दे दिया गया था। वही अगर कहा जाए तो राज्य सरकारें थी, है ना, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जो कि हमारे देश में भी है ये सब। पर इसमें क्या था कि सबको भागीदार बना दिया, यानी जो भी भाषा बोले सबको भागीदार भैया, सब भागीदार बनेंगे।
और एक था सांस्कृतिक मंत्रालय कह लो या सांस्कृतिक जो भी है, ऐसा करके सांस्कृतिक मंत्रालय या सांस्कृतिक सरकार ऐसा करके पोजीशन बनाया। रीजन क्या था इसको बनाने का सबसे बड़ा, कि भैया जो यहाँ पर कल्चरल डिफरेंस है यानी कल्चरल जो बाउंड्रीज जो विविधता है उसको समाप्त किया जाए। तीन प्रकार की सरकारें गठित हुई, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सांस्कृतिक सरकार, 1970 से लेकर 1990 के दशक में, ताकि कभी जिंदगी में कोई भी समस्या उत्पन्न न हो, अगर उत्पन्न हो भी तो उसको लोग समाप्त कर दें। तो देखिए यही कुछ है बेल्जियम का अपना इतिहास, जो कि अभी भी अगर आप देखेंगे तो बेल्जियम सबसे बड़ा देश है और कोई उसमें बहुत बड़ी बात